ओके, गुड इवनिंग, हेलो, क्या हाल चाल। जल्दी से हम लास्ट टॉपिक अपना ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल हमारी क्लास हुई थी, पिछला टॉपिक हमारा जो ख़त्म हुआ था वो हुआ था ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ऐसे 210। आज हमारा लास्ट टॉपिक है ये, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। और उस क्वेश्चंस के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चैप्टर या टॉपिक का नेम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे मेन ध्यान देने वाली बात है ये स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड को लेकर टॉपिक है। अभी तक अपने को ये नहीं पूछा गया था कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हमें ये पूछा गया था कि स्टैंडर्ड्स कौन कौन से आप लोगों ने पढ़ लिए। ऐसे 220 पढ़ लिया, ऐसे 210 पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, सोच के देखो। जैसे छोटे होते गए, अभी भी शर्मा जी की बेटी ने कितने नंबर लिए, वर्मा जी के बेटे ने कितने नंबर लिए, मतलब उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया ना। और आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप भी उतने नंबर लो, तो ये एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया कि जर्नल प्रैक्टिसेस में आईसीए भी क्या करता है, कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले हुए हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में फॉलो करते हो तो इन इन चीज़ों को फॉलो करो। जैसे कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप चेक कर रहे हो, तो फिर आप ध्यान से चेक करो, उसके लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड निकाल दिया। तो ऐसा कुछ। तो हम अब स्टैंडर्ड्स के नाम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड का मीनिंग। तो स्टैंडर्ड का सिंपलेस्ट टर्म में मीनिंग है कोडिफिकेशन, ठीक है। तो इसको आप अपने हाथों से भी लिख दोगे। स्टैंडर्ड्स में आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहला आ रहा है कि ये क्या होते हैं, कोई कोडिफिकेशन होती है। कोडिफिकेशन मतलब कोडिफिकेशन होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है, जो निकला। जैसे जिसको आप पंजाबी में कहते हैं तत्त काटते, तत्त काट देने का मतलब है क्या है कि यहाँ पे आपने क्या किया कि अच्छे रिजल्ट निकाले हुए हैं कुछ एक्सपीरियंस के बाद, कोडिफिकेशन। दूसरा है ये परफॉर्मेंस बेंचमार्क होते हैं आपके। जैसे कि शर्मा जी के बेटे के 98% हैं, आपके पूरे 97, और आपके पेरेंट्स को एक बार के लिए लगा झटका कि देखो हमारे बच्चे का 1% पूरा कम आया। मतलब दे डोंट केयर कि यू हैव गोट 97%, बट देयर फोकस इज ऑन 1% कम रैदर देन शर्मा जी का बेटा। तो मतलब परफॉर्मेंस बेंचमार्क शर्मा जी के बेटे ने क्या कर दी, फिक्स कर दी। और स्टैंडर्ड क्या करते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल के लिए ऑन हाउ दे शुड कैरी आउट देयर प्रोफेशनल एंगेजमेंट। तो ये कोडिफिकेशन हो गया, ठीक है। एक वर्ड हो गया बेंचमार्क, और एक वर्ड हो गया दीज प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर प्रोफेशनल वर्क, कि आपको ऑडिट में रह के कैसे कैसे काम करने हैं। जल्दी से एक बार के लिए मीनिंग रीड आउट करो। तो ये था स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन। आगे रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड एक होता है, एक होता है इंटरनेशनल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, IAASB। जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, इंटरनेशनल, तो वो क्या करेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिक्स करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑडिटिंग के काम हो रहे होंगे। देखते हैं क्या कहता है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी शॉर्ट फॉर्म IASB या IASB। IASB फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। तो ये एक तरह से अगर मैं कहूं फॉरेन ICI हो गया। जैसे ICI इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाता है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है। IASB फंक्शन एज स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, यानी कि ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं अंडर द एस्पिशियस ऑफ IFAS, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये होता है इसका कुछ फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फेडरेशन अकाउंटिंग। सी से देखते हैं क्या है, याद नहीं आ रहा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, साफ साफ लिखा हुआ है, बाय सेटिंग द हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो IASB क्या करता है, IASB करता है आपके IASB आपके करता है पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बाय फैसिलिटेटिंग द कॉन्वर्जेंस, ओहो शब्द देखो कितने सही सही होते हैं, कॉन्वर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड भी उसके कंपैटिबल में आ जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी कंपैटिबल में आ जाए, और एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी कि आपकी क्वालिटी को इंक्रीज करने में फायदा पहुंचाते हैं। और यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सेम
फॉलो द सेम, फॉलो सेम स्टैंडर्ड्स एवरीवेयर। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है फॉलो सेम स्टैंडर्ड, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आईएएस अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बाय द, क्या करता है वो, हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ऑडिट के लिए, ऑडिटर्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है सर। आगे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाता है वो अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विस के लिए। यहाँ पे वो बना रहा है स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे वो बना रहा है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग, यहाँ पे वो बना रहा है, सेकंड वाले में लिखोगे आप लोग स्टैंडर्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर एश्योरेंस सर्विस। एश्योरेंस सर्विस का मतलब होता है, देखो एक होता है ऑडिटिंग, एक होता है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है आप काम को ना एश्योर कर रहे हो, मतलब एक तरह से उसको अच्छे से वेरीफाई कर रहे हो, आप बता रहे हो कि ट्रू एंड करेक्ट है, लाइक उसी पैटर्न में। एक होता है ट्रू एंड फेयर, वो तो चलता है ऑडिट में। एश्योरेंस में आप साइन करके ये दे रहे होते हो, जैसे किसी की आपने नेटवर्थ रिपोर्ट बनाई, नेटवर्थ रिपोर्ट में क्या होता है कि आपको फॉरेन जाने के लिए, लोन लेने के लिए कुछ लगाना पड़ता है कुछ, ठीक है, तो आप उसको एश्योर कर रहे हो कि हाँ सब ठीक है। तो ये एश्योरेंस सर्विस के लिए भी स्टैंडर्ड बनाते हैं। तीसरा है अदर रिलेटेड सर्विस के लिए। अदर रिलेटेड सर्विस कैसे हो सकती है, अकाउंटिंग, ऑडिट के साथ और क्या क्या सर्विस हो सकती है, अकाउंटिंग की, बुक कीपिंग की, इंटरनल ऑडिट की, ऐसे तरह तरह की अदर सर्विस होती हैं। तो तीसरे में वो बनाते हैं स्टैंडर्ड किसके लिए, स्टैंडर्ड फॉर अदर सर्विस के लिए। और चौथे में आपके पास ये बनाते हैं हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी, स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स फॉर, चौथे में बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। तो देखा जाए, और पांचवें में आपके पास है पब्लिशिंग अदर प्रोनाउंसमेंट। अदर प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है ऑडिटिंग या एश्योरेंस में अदर स्टैंडर्ड्स, अदर नीडेड स्टैंडर्ड्स जो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, बढ़ाते हैं। तो टोटल अगर मैं कहूं तो 5 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड किसके लिए आप बनाते हैं, ऑडिटिंग के लिए, दूसरे में एश्योरेंस सर्विस के लिए, तीसरे में अदर रिलेटेड सर्विस के लिए, चौथे में क्वालिटी कंट्रोल वाली सर्विस के लिए, और पांचवें में अदर स्टैंडर्ड्स जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में, अदर प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस मैटर्स, एडवांसिंग द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल ऑडिटर। तो ये था इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको जो 5 तरह के अपने स्टैंडर्ड बनाता है, स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड फॉर एश्योरेंस, स्टैंडर्ड फॉर अदर रिलेटेड सर्विस, स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल सर्विस, या फिर अदर रिक्वायर्ड या नीडेड स्टैंडर्ड्स। सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ जी पूछो। तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, तो नेशनल भी होगा? हाँ नेशनल भी है, आ जाओ, ये है AASB, ये देसी है, देसी मतलब ये नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। फॉर एग्जांपल ICAI, ये क्या करता है, ये करते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड AASB ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब ICAI फॉर्मुलेट्स द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो कह रहे हैं इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देखो आगे दिए हुए हैं, तो पहले बता रहे हैं ये स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं। सोच के देखो, अगर मैं आपको देता हूँ ये काम कि कोई चीज है, मेरे को ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक चीज है कि रिलेटेड पार्टीज जो हमके लिए कोई स्टैंडर्ड बनाओ, आप लोगों को मैंने काम दे दिया, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे उस एरिया को, आइडेंटिफाई करोगे एरिया को, कौन से एरिया को, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रिलेटेड पार्टीज, इसका एसए नंबर होता है 550। तो मैंने आपको बोला कोई रिलेटेड पार्टी के लिए ना स्टैंडर्ड निकालो, कुछ बनाओ, कुछ अच्छे पॉइंट्स निकालो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके बाद आप देखोगे उसके ऊपर सारे स्टडी ग्रुप करोगे, सारी ग्रुप स्टडीज वगैरह करोगे, फिर आप एक एक्सपोजर ड्राफ्ट निकालोगे। एक्सपोजर ड्राफ्ट मतलब आप लोगों ने सभी ने मिलके एक कच्चे चिट्ठे के तौर पे टेम्परेरी बेसिस पे क्या बनाया, फिर आप उसको क्या भेजो, ड्राफ्ट को अब आप काउंसिल के पास भेजोगे। कौन काउंसिल, जिसने आपको ये काम सौंपा था उसको अप्रूव करने के लिए। फिर वो देखेंगे फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट करने से पहले वो क्या देखेंगे कि उस टेम्परेरी ड्राफ्ट में क्या कोई गलतियां, कमियां, सुजेशंस हैं, वो आपको वैसे ही वापस दे देंगे कि इसको भी ठीक करो। फिर आप दोबारा दोगे, फिर उसका फाइनल ऑर्डर तैयार हो जाएगा। फाइनल ऑर्डर तैयार करने के बाद आप उसमें कुछ लॉ रेगुलेशन अगर फॉलो करने हो,
हो सकता है लो रेगुलेशन के ऊपर कंपनीज एक्ट ने, पार्टनरशिप एक्ट ने, जीएसटी एक्ट ने कुछ अपने पॉइंट निकाले हो, तो उस एएस में, उस स्टैंडर्ड में, उस एसए में आप उन लो रेगुलेशन के पॉइंट्स को भी कवर करोगे, फाइनल हो जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। डन। तो ये है आपके पास स्टेप्स। कैसे स्टेप बनेगा, सबसे पहले देखते हैं, आइडेंटिफाई करो एरिया, जैसे कि रिलेटेड पार्टी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कौन रिलेटेड पार्टी हो सकता है, आपस में मार्केट वैल्यू पे डीलिंग करेंगे या कैसे। फिर उसके बाद आप कर ग्रुप स्टडी में आप क्या करते हो, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करोगे, वर्किंग पेपर बनाओगे, लेखा चिट्ठा कच्चे तौर पे, फिर आप एक एक्सपोजर ड्राफ्ट करते हो। लाइक ये क्या होता है, एक टेम्परेरी, यानी कि फाइनलाइजेशन से पहले आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, ठीक है, कि स्टैंडर्ड हम बनाने लग गए हैं। फिर वो ड्राफ्ट क्या पे जाएगा, सबमिटेड टू, सबमिटेड किसके पास होगा, काउंसिल के पास। काउंसिल जो ये काम अप्रूव करती है लास्ट में। फिर काउंसिल क्या करेगी, कंसीडर करेगी फाइनल ड्राफ्ट, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है यानी कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो करवाएगी। फिर उसको इश्यू कर दिया जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल कि आज से ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो गया इंडिया में। और फिर अगर कुछ लॉज हो, कुछ कस्टम हो, ठीक है, तो आप उसको भी कंसीडर करते हो उस स्टैंडर्ड में। ठीक है सर, ओके। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव हो गए, नेशनल स्टैंडर्ड वाले के स्टेप्स हो गए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके भी सेम वही ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो बोर्ड था ना, यही तो स्टैंडर्ड बनाता है, यही स्टैंडर्ड बनाता है। इसी में ही काउंसिल होती है, ये अपने मेंबर्स को बोलता है बनाओ। तो उसके बोर्ड के, मतलब वो जो बॉडी है जो स्टैंडर्ड बनाती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो रिव्यू करती है एग्जिस्टिंग प्लस एमर्जिंग ऑडिट प्रैक्टिस, कि वो देखती है एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग वर्ड में इसकी क्या जरूरत है, तो आप वो करो। फिर वो फॉर्मुलेट भी करती है, क्या फॉर्मुलेट करती है, स्टैंडर्ड बनाती है। कौन बनाता है सर, हम भूल रहे हैं, भूलना नहीं है बच्चे, हमने क्या करना है, बोर्ड जो बॉडी है, ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके फंक्शंस देख रहे हैं, तो वो कामों को रिव्यू करते हैं, एग्जिस्टिंग ऑडिट की प्रैक्टिस को, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, उसको भी ये बनाते हैं। रिव्यू द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड या फिर स्टेटमेंट्स, जो करंट में स्टैंडर्ड बने हुए हैं उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं, या कुछ अगर कंडीशंस चेंज करनी हो, अपडेट करना हो, उसको अपडेट करते हैं। गाइडेंस नोट कल हमने देखा था, जो गाइडेंस नोट क्या होते थे, रिकमेंडेटरी टू फॉलो होते थे, उसको भी ये बनाते हैं कि किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी एरिया में गाइडेंस नोट बनाने की जरूरत है तो हम वो भी बनाएंगे। फिर उन गाइडेंस नोट को रिव्यू भी करती रहती है, उसकी रेलिवेंसी को चेक करती रहती है। कोई और क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन बनानी हो, कोई इश्यू जो अराइज हो रहा ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड से, उसको ठीक करना। कहने का मतलब कुल मिला के बात ये है, स्टैंडर्ड को लेके सारे काम कौन करेगा, स्टैंडर्ड की बॉडी। स्टैंडर्ड की बॉडी किसकी है, ये मेनली आईसीए की बैठती है। रिवाइज्ड परफेस बच्चे, ये आपको रीड वंस, बस ये इतना ही है, लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवाइज्ड परफेस क्या होता है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, वंस रीड। आगे उसके बाद क्या है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स की कैटेगरीज, अगर मैं कहूं कैटेगरीज ऑफ स्टैंडर्ड, कैटेगरीज ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है एसएस। तो स्टैंडर्ड की कैटेगरी क्या है, एक होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, पहला यही जो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो ऑडिटिंग के ऊपर बने हुए हैं, एसए 210, एसए 220, जो आज हमने इस चैप्टर में की है। पॉइंट नंबर 2, एसआरई, ऊपर था एसए, एसआरई की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करने के ऊपर भी। एक तो हो गया ऊपर वाला ऑडिट करने के ऊपर, ऑडिट किसकी करते हो, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की, फिर अपने हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करने के ऊपर भी स्टैंडर्ड बने हुए हैं। एसआरई ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक इतना सा मीनिंग है बस सिलेबस में, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही वाले एसए हैं, बस ये वाले। कौन से वाले सर, हाईलाइट कर दो, ये लो हाईलाइट कर देता हूं, आपके सिलेबस में सिर्फ ये वाले ही हैं, बाकी सिर्फ इनके आपको मीनिंग है, मीनिंग है सिर्फ, ठीक है, मीनिंग के साथ साथ बस यही है कि रिव्यू। तीसरा स्टैंडर्ड होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ एश्योरेंस सर्विस, थोड़ा सा ट्रू एंड फेयर व्यू से ऊपर उठ के, मतलब आप एश्योर कर रहे हो, उसके लिए भी आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड है, लेकिन वो अदर देन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर है, यानी कि P&L बैलेंस शीट नहीं, कुछ और भी चीजें आ सकती हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर भी स्टैंडर्ड बने हुए हैं। चौथा है अदर रिलेटेड सर्विस, अदर रिलेटेड सर्विस जैसे कि इंटरनल ऑडिट हो गया, आपकी बुक कीपिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई, मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई। तो अगर अदर सर्विसेज आप देते हो तो उसके ऊपर भी आपके पास स्टैंडर्ड बने हुए हैं।
बस उसके बाद ये स्टैंडर्ड की नंबरिंग है। तो हमारे लिए तो काम की नंबरिंग कौन सी है, हमारे लिए काम की नंबरिंग यही है एस से 100 से लेके 999 तक। लेकिन हमें सिलेबस में मेनली होते हैं, हमारे सिलेबस में मेनली होते हैं 200 से लेके 700 की सीरीज। अब इन्होंने बोला हुआ देखो, अगर तो SQC की सीरीज है वो 1 से लेके 99 में चलती है, SA की सीरीज वो ये चलती है, हमारे लिए यही काम की है। SRE की अपनी सीरीज है, SAE की अपनी है, SRS की अपनी है, जो अपने ऊपर पड़ा। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन है एससी की, एसए की। एसए कौन से वाले की, ये जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में एसए ही है ना। तो एसए में जैसे 200 सीरीज है, 300 सीरीज है, तो 200 सीरीज रिलेटेड होती है 100 से 199 तक होते नहीं है हमारे कुछ सिलेबस में, यहां से अपने पास शुरू हो जाता है। तो पहले होता है 200 की सीरीज, 200 की सीरीज में ऑडिट के प्रिंसिपल या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए जाते हैं। 300 और 400 की सीरीज को कंबाइंड पढ़ा जाता है, जिसमें रिस्क के बारे में बातें करते हैं। 500 की सीरीज में एविडेंसेस के बारे में, SAAE। 600 की सीरीज में एज एन ऑडिटर अगर आप किसी एक्सपर्ट का काम करना चाहते हो तो उस एक्सपर्ट के काम को क्या आप यूज कर सकते हो, उसके लिए भी सीरीज बनी हुई है 600 सीरीज। 700 सीरीज में तो ऑडिट रिपोर्टिंग बनी हुई है। 800 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में जो है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया यही है हमारे सिलेबस में। ओके, बस इसके बाद देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। किस किस के क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ IAASB इंटरनेशनल वालों के। ठीक है, इंटरनेशनल वाले जो स्टैंडर्ड नहीं बनाते थे क्वालिटी कंट्रोल पे, ऑडिटिंग पे, एश्योरेंस पे, अदर रिलेटेड सर्विस पे, ये वो वाला है। दूसरा है सेटिंग प्रोसेस ऑफ AASB। सर सेटिंग प्रोसेस कौन से हुए, सेटिंग प्रोसेस बच्चे आपके वही हुए स्टेप्स, ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है, उसके बाद फाइनल करना, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन करना, फिर लास्ट में इश्यू कर देना। फिर आगे ऑब्जेक्टिव, किसके ऑब्जेक्टिव्स आपके पास हैं, AASB की, जो भी अपने पढ़े थे, फॉर्मुलेट करना, रिव्यू करना, कोई एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को रिव्यू करना, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट देना, अपडेशन करना, ये उसके हैं, मतलब देसी नेशनल वालों के। बस स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट हमारा कल ही हो चुका था। स्टेटमेंट जो होता है वो मैंडेटरी होता है फॉलो करना, गाइडेंस नोट जो होता है वो रिकमेंडेटरी होता है फॉलो करना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कल कर चुके थे। तो इसके बाद हमारे पास बच गए क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स सर ये करने जरूरी है, ये बच्चे पेपर में आते हैं आपके 14 मार्क्स के, पहले आते थे 16 नंबर के, अब आते हैं 14 नंबर के। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 7 अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन आते हैं आपके पास कितने हैं, 9 आते हैं या फिर 8 आते हैं, कुछ ऐसे चॉइस के साथ होते हैं, उसमें से आपको 7 करने होते हैं, 7 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस ही आपको पास करवाते हैं, आपके नंबर अच्छे दिलवाते हैं। कौन से क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ऑडिटिंग implies systematic, critical and special examination of record of for a specific purpose। याद करो याद करो याद करो, ये स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। ऑडिट की बेसिक क्लास में और बीच में भी हमारे पास टॉपिक आया था, ऑडिट आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं करते, जर्नल पर्पस के लिए करते हो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हो। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम जो करते हैं वो होती है इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स, तो इस पे आपको फॉल्स के साथ ऑडिटिंग की डेफिनेशन लिख देनी है। डन। क्वेश्चन था क्या ऑडिट स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है, क्या क्रिटिकल पर्पस के लिए की जाती है, स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए की जाता है, नहीं जी नहीं, जर्नल एग्जामिनेशन के लिए की जाती है, फेयर ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्पस ऑफ ऑडिट टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। बिल्कुल ठीक है जी, ऑडिट तभी करते हैं ना जो आपका स्टेक होल्डर है। एडवांटेजेस का पहला पॉइंट क्या था, इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स। तो उनका क्या, यूजर का कॉन्फिडेंस एनहांस के लिए ऑडिट बनाई जाती है। आंसर इज एस, करेक्ट है। तो एस पर एस से 200 वही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑडिटिंग इज लीगल ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो फॉल्स है, दिखते ही फॉल्स है। क्यों सर फॉल्स, इस वजह से है क्योंकि सभी के लिए जरूरी नहीं होती, वॉलंटरी ऑडिट भी होती है ना, तो जो वॉलंटरी ऑडिट है सभी के लिए जरूरी नहीं है। चलो आगे, ऑडिटर ओपिनियन इज एन एश्योरेंस एज टू फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज और द एफिशिएंसी और द इफेक्टिवनेस विच
द मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड द फेयर ऑफ एंटरप्राइज। नहीं सर, ये भी हमने देखा था, ये ऑब्जेक्टिव का 5वां पॉइंट था। देखा मुझे कितना याद है। ऑब्जेक्टिव पे 5वें पॉइंट में हमने क्या बोला था, ऑडिटर कभी भी फ्यूचर वाइबिलिटी नहीं बताएगा। तो ये क्वेश्चन है, क्या ऑडिटर वो एश्योर करता है फ्यूचर वाइबिलिटी को? फॉल्स। जी नहीं, वो फ्यूचर वाइबिलिटी को तो बताता ही नहीं है, वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, टू मेंटेन द एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। आज ही किया हमने, यस, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या आपको एफएस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और इंटरनल कंट्रोल लगाने की, और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, और अनरिस्ट्रिक्टेड एसेस प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। सो द आंसर इज ट्रू। चलो सर आगे, स्पीड बड़ी अच्छी बन रही है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन। ट्रू। पर सर ये तो फॉल्स लिखा हुआ है बच्चे, आप ही बोल रहे हो ट्रू। आपको ना ये क्वेश्चन देख के ऐसे लग रहा है इसका आंसर ट्रू आएगा। देखो, इंडिपेंडेंस इंप्लाइज ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी। जी नहीं, ये कॉन्फिडेंशियलिटी इंडिपेंडेंस की बात नहीं करता। इंडिपेंडेंस तो बात करता है फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट की। ये लिखा हुआ है आंसर, फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट। हाँ सर, अब आपने जो हमें बातें करवाई थी ना फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट, पेपर में भी आ चुकी हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स मेरे बनाए हुए नहीं है, आईसीएआई के क्वेश्चंस हैं, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर हमने ये ना पढ़ा होता तो हम तो सोच लेते कि हाँ इंडिपेंडेंस मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी रखना। कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्रेसी वो अलग पॉइंट है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी क्या है? फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट, या फिर जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विश ऑफ अनदर पर्सन। तो इसका मतलब ये आंसर फॉल्स है आपका। इसके ऊपर मैं डेंजरस का साइन डालूंगा, आप लोग भी डाल देना। मुझे पता है आप लोगों को बनाना नहीं आता, इसलिए मैं आपको देखो यहाँ पे सिखा रहा हूँ दोबारा से, डेंजर का साइन। ओके चलो सर आगे, मजा आ गया डेंजर का साइन सीख के, इस क्वेश्चन को सीख के, ठीक है। ऑडिटर इज एबल टू ऑब्टेन ओनली रीजनेबल एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन। हाँ ये करी ना बात, ये बिल्कुल ट्रू। ट्रू में हम ऐसे करेंगे, फॉल्स में ऐसे। ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो इसका आप आंसर लिख लोगे, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट मतलब 100%, वो तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है, टेस्ट चेकिंग इन्वॉल्व है, इस वजह से। चलो सर आगे, क्वेश्चन नंबर 8, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट मतलब सब ठीक ठाक है। इज द गारंटी ऑफ फ्यूचर वाइबिलिटी। नहीं सर, गारंटी किसी चीज की नहीं है ना, बिना गारंटी नहीं है कोई। हम क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं, पर क्लीन रिपोर्ट देने का मतलब ये थोड़ी ना होगा कि कल को हम फ्यूचर वाइबिलिटी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, फ्यूचर वाइबिलिटी में ऐसे ही रहेगी, हम नहीं कुछ कर सकते जी। क्या मतलब? फ्यूचर वाइबिलिटी आपकी डिसाइड नहीं होगी, किसके द्वारा? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के द्वारा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑब्जेक्टिव का 5वां पॉइंट सर याद हो रहा है हमें धीरे धीरे, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय क्लाइंट टू ऑडिटर। क्लाइंट टू ऑडिटर, ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं सर फॉल्स। ट्रू फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि आज ही तो सीखा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन देता है, इसको आप बनाओगे इसी साइड पे ही, ऑडिटर देता है क्लाइंट को। तो सर क्वेश्चन भी तो नहीं, क्वेश्चन तो है बाय द क्लाइंट टू ऑडिटर, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू 0 एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। बिल्कुल ठीक है, ऑडिटर कभी रिस्क को 0% पे नहीं लेके आ सकता। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस इन्वॉल्व होती हैं, वो सिर्फ रीजनेबली चलता है। इसलिए बोला हुआ है ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट रिड्यूस द रिस्क टू 0। वो किसी भी रिस्क को 0 नहीं कर सकता, ठीक है, ट्रू। ओके तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। देखो क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास, एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं। गाइडेंस नोट और मैंडेटरी। नहीं सर, गाइडेंस नोट मैंडेटरी थोड़ी होते हैं। गाइडेंस नोट क्या होते हैं? रिकमेंडेटरी, ऑप्शनल। तो इसका मतलब मैंडेटरी है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पेपर में देखो ये भी आया हुआ है। देखो मैंने लिखा नहीं हुआ, 1 टाइम आया हुआ है, 2 टाइम, लेकिन ये क्वेश्चन सारे 2-2 3-3 बार आए हुए हैं पेपर में। हर अटेम्प्ट में इन्हीं में से क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ईजी है। पहले आपको आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है, सबसे पहले आपको आंसर ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने अपना लिखा हुआ है। पहले लिखना है आपको स्टेटमेंट इज ट्रू। ये लिख लिया तो 2 में से आधा या 1 नंबर मिल जाएगा, फिर आधा या 1 नंबर आपको रीजन का मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये वाला आंसर ही गलत लिख लिया ऊपर, तो फिर आपका रीजन चाहे ठीक भी है तो भी चेक नहीं होगा। तो पहला तो आपको ये रखना है कि आपका आंसर ठीक हो, फिर रीजन ठीक हो। ओके, बाकी आपके पास कुछ 8-10 क्वेश्चन और बच गए, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। 8-10 तो नहीं है, खैर थोड़े ज्यादा हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। 11 मैंने करवा दिए, टोटल है आपके पास 26। 15 आपके लिए होमवर्क है,
तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपके वही डाउट लूंगा और कुछ 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस है बहुत ही नन्हे मुन्ने से, इनकी भी आप केयर कर लेना, इनका भी ध्यान रखना। ओके, तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कल स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।